हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 4 आपका, जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का यूनिट 4 है। उसमें हमें पढ़ना है साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड दियर इम्प्लीफिकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कौन से ऐसे पार्ट्स हैं इस पीडीएफ के या जो भी पीडीएफ आप पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, ये भी हम आपको बताएंगे। जितना आपको बता दिया जाएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी रहेगी। तो बिल्कुल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उन चीज़ों को पढ़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने डीएड में आपको पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिले। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है अटेंशन क्या है, ध्यान क्या होता है या अवधान क्या होता है। उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके जो भी फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं क्लासरूम में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी वे में एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अवधान क्या होता है। अवधान का मतलब होता है जब आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं, वो आपका अवधान होता है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास क्या आपके आसपास क्या हो घटित हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, यही अवधान है। मतलब जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस होकर पूरा अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, वही आपका अवधान कहलाता है। ठीक है, तो अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति या बालक दिन प्रतिदिन अपने इंद्रियों के प्रयोग से अनेक उत्तरों द्वारा प्रभावित होती रहती है, परंतु इन सभी उद्देश्यों के प्रति हम अनुक्रिया नहीं करते हैं। हम अनुक्रिया उन वस्तुओं या व्यक्तियों पर करते हैं जिसके प्रति हमारी रुचि, हमारी मनोवृत्ति तथा हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ उद्दीपक को हम चुन लेते हैं। देखिए, अभी आपके पास जैसे आपका भी एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर आपके पास फेसबुक नहीं है। ठीक है, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आप फेसबुक जैसे पहले चलाते थे आज वैसा नहीं चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की ज़रूरत है कि आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो, उन ऑप्शन में से हम किसी एक ऑप्शन को चुन करके उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, वही आपका अवधान होता है और उसके प्रति हम अनुक्रिया भी करते हैं। जैसे सिर्फ ध्यान लगाना ही नहीं, आप लोग इस वीडियो को पढ़ करके समझ भी रहे हैं ना। तो जब हम ये चीज़ें की जाती हैं कि जब हम अपने ध्यान को, अपनी चेतना को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देते हैं तो ये हमारा अवधान बन जाता है। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो आप बस सीटेट के एग्ज़ाम पर ही फोकस करते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप उसको उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो ज़रूरत है वो है आपकी सीटेट के एग्ज़ाम। तो आपका पूरा ध्यान सीटेट के एग्ज़ाम पर है, किसी और तरह के एग्ज़ाम या किसी और तरह की खेल कूद में आपका ध्यान नहीं भटक रहा है। तो यही आपका अवधान कहलाता है। और पढ़ाई में ये चीज़ें होनी भी चाहिए कि आपका ध्यान किसी एक पॉइंट पर केंद्रित हो। किसी एक चीज़ के लिए अगर आप तत्पर हैं, एक चीज़ करना चाहते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अवधान होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक छात्र किसी कक्षा में शिक्षक की बातों को ध्यानमग्न होकर सुनता है तो ऐसी अवस्था में वह सिर्फ शिक्षक तथा उनकी बातों को ही अपने चेतना केंद्र में ला पाता है। ठीक है, जब वो जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे टीचर की तरफ जब देखते हैं तो वो टीचर की बात को जो है बिल्कुल ध्यान दे करके ऑब्जर्व करते हैं और उनका ध्यान देना ही टीचर के प्रति यही अवधान होता है। अगला हम अवधान की कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप वो पढ़िएगा। तो अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक का मतलब होता है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना, तो हम उनमें किसी एक को चुनते हैं। ठीक है, तो वही अवधान होता है जब हम किसी एक प्रक्रिया को चुनते हैं जिसमें व्यक्ति किसी एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने का प्रयास करता है। और इसमें एक विशेष शारीरिक मुद्रा भी होती है। जैसे अगर आप चाहें कि आप लेटे जो है अवधान लगा लें तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें एक विशेष, जैसे जब आप टेबल और मतलब कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं
तो आपका पूरा ध्यान जो है उस पे रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप बिल्कुल जब आप जहाँ भी पढ़ें आपके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल्स नहीं होने चाहिए कि आप इतनी सारी ढेर सारी बुक गाज करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या है बहुत ढेर सारा पेन यूज करके आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बुक को पढ़ना है उसी को टेबल पर रखिए और जिस पेन का इस्तेमाल करना है बस उतने ही पेन, जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही पेन रखिए और फिर आप अपनी पढ़ाई करिए। देखिए आपका ध्यान बहुत अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो ये अवधान जो होती है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, हम किसी एक ऑप्शन पर अपना ध्यान देते हैं और उसमें भी एक विशेष शारीरिक मुद्रा में हम रहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़िए। ठीक है, तो उससे आपका आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा क्योंकि आपका अवधान बिल्कुल उस पर केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हमारा अवधान केंद्रित हो जाएगा वहाँ हम चीज़ों को बेहतर सीखते हैं। चलिए, तो ये अवधान की कुछ विशेषताएँ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जितना आपको बता दिया जाएगा उतना पढ़िएगा आप अवधान के बारे में। आप अभी बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दीजिएगा तो बेशक अभी आप पढ़ लीजिएगा, बट अभी डीएड के एग्ज़ाम के लिए आपको जितना बता दिया जाए उतना ही आप पढ़ें। अगला है अवधान की विशेषताओं के बारे में ज़रूर जानते रहिएगा कि अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक विशेष उद्दीपक या वस्तु के प्रति अपनी चेतना केंद्र में लाने का वो प्रयास करता है ताकि उसका प्रत्यक्षण ठीक ढंग से हो सके। अतः यही कहा जाता है कि अवधान एक प्रक्रिया पहले होती है, प्रत्यक्षीकरण की बाद में। चलिए, अवधान की विशेषता पढ़ लेते हैं। अवधान चयनात्मक होता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन रहते हैं, हम उन सब में किसी एक उद्दीपक के प्रति ही अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं, तो अवधान जो है वो चयनात्मक होता है। अगला है अवधान में एक शारीरिक मुद्रा का होना आवश्यक है। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बिंदु पर फोकस कर रहे हैं, जैसे जब आप क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और आप पढ़ना चाहते हैं, आप टीचर के प्रति ध्यान देते हैं, तो आपकी शारीरिक मुद्रा एक मतलब एक बेहतर शारीरिक मुद्रा आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है डेस्क बेंच पर लेटे हैं और टीचर आपको पढ़ा रहा है तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, सीखने के लिए ज़रूरी है, अवधान के लिए ज़रूरी है कि आपका एक विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्रा में आप हों। अगला है अवधान में तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति होना। ठीक है, अवधान में एक विशेष प्रकार की मानसिक तत्परता पाई जाती है जिससे व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति जो है वो अनुक्रिया के लिए तैयार रहता है। इसी विशेषता के कारण अवधान प्रेरणात्मक गुण का समावेश होता है। देखिए, अवधान में तत्परता होती है। तत्परता का मतलब है जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं तो उसमें हमारा तत्पर होना भी, उसमें हमारा एक्टिव होना भी जो है वो होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है कि कब कहाँ से, जैसे आपको बिल्कुल एक्टिव होकर के आप रखते हैं ना कि आपको जो है कब कहाँ पे जो है वो करना है कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब हर चीज़ को चेक करते रहना है। ठीक है, तो ऐसे एक एक्टिव प्रक्रिया होती है अवधान। जब हम किसी एक पॉइंट पर फोकस होकर के अपनी चेतना को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो उसमें हमारा एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम जिस ऑब्जेक्ट के प्रति या जिस भी उद्दीपक के प्रति हम एक्टिव रहते हैं उसी के प्रति हम अनुक्रिया भी करते हैं। ठीक है, तो अवधान जो होता है उसमें तत्परता और अनुक्रियाशीलता दोनों की स्थिति होती है। अगला है अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण, बिल्कुल अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है कि देखिए जब हम किसी एक पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो एक पॉइंट हमारे लिए हमारा पर्पस रहता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग डीएड के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका कोई ना कोई एक उद्देश्य ज़रूर है। अगर आप किसी भी उद्दीपक के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपना ध्यान उसके प्रति लगा रहे हैं तो उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य भी होता है। ठीक है, तो अवधान के लिए एक उद्देश्य भी होना चाहिए और अवधान एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी होती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अवधान का विस्तार सीमित होता है। देखिए, हम बिल्कुल कहेंगे कि अवधान का विस्तार जो है वो सीमित होता है क्योंकि किसी दिए हुए समय में एक साथ जितने उद्दीपक या वस्तुओं पर व्यक्ति अवधान देता है वही उस व्यक्ति का विस्तार कहलाता है। देखिए, अवधान का विस्तार सीमित इसलिए होता है क्योंकि आप एक समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप डीएड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप एसएससी में भी अपना जो है कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एक ही समय में। आज आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम है और आज आपका डीएड का भी एग्ज़ाम है और आप दोनों पर फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि अवधान का विस्तार सीमित है। किसी एक ऑब्जेक्ट या एक दो ऑब्जेक्ट पर ही आप एक समय में फोकस कर सकते हैं।
अगला है अवधान में विभाजन का गुण होता है। ठीक है, अब ये समझेंगे कि अवधान में विभाजन का गुण कैसे होता है। सामान्यतः जब एक ही समय में व्यक्ति दो विभिन्न कार्यों को करने लगता है तो इस प्रक्रिया में उसका अवधान उन दोनों कार्यों पर होता है। अवधान की स्थिति को अवधान विभाजन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे अगर मान लें कि छात्र अक्सर क्या करता है, अपने अध्ययन कक्ष में किताब पढ़ते और साथ ही साथ रेडियो की आवाज़ धीमी कर सुनते भी हैं। उनका आधा ध्यान रेडियो पर, आधा ध्यान किताब पर होता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, ठीक है, तो एक साथ दो ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जो कि ये गलत है। एक साथ अवधान जो होता है वो अवधान में विभाजन पाया जाता है, विभाजन का गुण होता है। अगर आप एक साथ दो ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप बहुत लोग रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में चल जाएगा, वो नहीं जाएगा आपके दिमाग में। किसी एक समय में जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो ही वो चीज़ें आपके अंदर जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ाई में भी अप्लाई करिए कि जब भी आप पढ़ें तो आप कोशिश करें कि कुछ भी खाने पीने वाला सामान आपके पास ना हो, और कोई भी, जैसे बहुत लोग रहते हैं म्यूजिक सुनते रहेंगे, ठीक है, कोई गाना बजा दिया और धीमा कर दिया और आराम से पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भले ही आप ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो आपकी किताबों पर भी जाएगा। ठीक है, या मतलब आपकी जो है आपकी म्यूजिक पर भी आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अवधान में विभाजन का गुण होता है। तो जब आप किसी वर्ड्स पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आप जो है फोकस कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करिए, तो उससे आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाती हैं मनोविज्ञान में, ये सब इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप सीख सकें कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अवधान अगर आप किसी चीज़ पर दे रहे हैं, किसी चीज़ को आप अटेंशन दे रहे हैं, तो उस पर किसी एक पॉइंट पर ही फोकस करिए, वरना आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट भी हो जाएगा। तो ये अवधान की कुछ विशेषताएं हैं, और मैं आपको कहूँगी कि आप अवधान के प्रकार में बस इतना ही प्रकार का नाम पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा इस अवधान के प्रकार की जानकारी ले लीजिए। जो मैं आपको बता रही हूँ उतना समझ लीजिए आप एक बार। ऐच्छिक अवधान होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर जानबूझकर फोकस करें, वो आपका ऐच्छिक अवधान होता है। ठीक है, अपनी इच्छा से जो हम फोकस करें, जैसे अभी आपका डीएड का एग्जाम है तो आप अपनी इच्छा से जो है फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका ऐच्छिक अवधान होता है। अनैच्छिक अवधान होता है कि जब आपकी इच्छा तो नहीं रहती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सहज होता है। ठीक है, सहज और स्वाभाविक होता है। ये जन्मजात, मतलब अगर बात करते हैं तो जन्मजात होता है। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत ध्यान लगा करके आपकी बात पढ़ रहे हैं, अचानक से किसी बच्चे को बहुत तेज़ जो है वो छींक आ जाती है, तो सभी का ध्यान उस बच्चे की तरफ चल जाता है। स्वाभाविक है, ऐसा होता है, सभी का ध्यान जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी का टिफ़िन बॉक्स जो है वो वहीं खुल गया, ठीक है, तुरंत खुल जा रहा है, वो रखा था मेज पे, अपना गिर गया और तुरंत खुल गया, तो सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। लोग ध्यान देना नहीं चाहते थे, ध्यान वो अपनी पढ़ाई पे देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान गया, तो ये अनैच्छिक अवधान हो जाता है। और एक होता है आपका अभ्यासिक अवधान। अभ्यासिक अवधान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आदत हो। ठीक है, आदत से संबंधित ये अवधान होता है, जिसकी आपकी आदत हो और उस पर आपका ध्यान चला जाए। जैसे बहुत लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद रहती है और कहीं पे पानी पूरी का ठेला लगा है, तो उनका ध्यान जो है उसकी तरफ बहुत खींचा चला जाएगा। किसी को पान पसंद है तो पान की दुकान देखते ही उनका ध्यान चला जाए। मतलब कोई अभ्यासिक हो, कोई आदत वाली चीज़ हो जिस पे उनका ध्यान चला जाता है, वही आपका कहलाता है अभ्यासिक अवधान। तो आपको क्या करना है, बस इन तीनों प्रकार का नाम याद रखना है और क्या क्या ये होता है, अब ऐच्छिक अवधान क्या है, अनैच्छिक क्या है और अभ्यासिक अवधान क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप अब इसके बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जो है अपने साथ ही धोखा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो पढ़ लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए, तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अवधान का शैक्षिक आशय पढ़ लें, शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, पीडीएफ दे दिया गया है,
उतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा जितनी आपको बताई जा रही हैं, बाकी आपकी इच्छा है आप क्या पढ़ते हैं। अवधान का शैक्षिक आशय क्या है, तो कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे ध्यान के बाह्य निर्धारकों का उपयोग अधिक से अधिक करें। ठीक है, जो भी बाह्य उद्दीपक हैं या जो भी बाह्य निर्धारक है, शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और कक्षा में शिक्षक को एक ऐसा माहौल रखना चाहिए कि छात्रों को किसी प्रकार का डर एवं भय का जो अनुभव है वो ना हो। क्लासरूम में टीचर को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे किसी प्रकार से कोई डर ना हो और अपने ध्यान को बिल्कुल अच्छी तरीके से वो फोकस कर पाए। और ऐसा करने से छात्र शिक्षक के प्रति उनकी बातों को उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों पर जो है वो ध्यान देंगे। अगला है शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को विशेषकर जब छात्र छोटे हों तो उन्हें अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए कुछ खिलौने और चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे का ध्यान जो है वो शिक्षक के प्रति जाए। जो TLMs का यूज किया जाता है इसकी बात कर रहा है। और शिक्षकों को हमेशा चाहिए कि वो कक्षा कक्ष में कठिन शब्दों का प्रयोग कम करें ताकि उससे बच्चे उस विषय पर अधिक से अधिक ध्यान दे सके। एक मनोरंजनात्मक तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का जो ध्यान है वो टीचर के प्रति वो चला जाए। शिक्षकों को चाहिए वो छात्रों में इतना विश्वास एवं साहस उत्पन्न कर दे कि वह अपनी इच्छा से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर ध्यान देने लगे। जो आपका ऐच्छिक अवधान है उसके प्रति बच्चे को हमें फोकस करना है ताकि बच्चा अपनी इच्छा से उस अवधान के प्रति या जिस भी उद्दीपक उसके सामने है उसके प्रति वो अपना ध्यान लगाए। तो आप इतनी चीज़ें अवधान के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपके परसेप्शन के बारे में, प्रत्यक्षीकरण के बारे में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसके फैक्टर जो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगला है प्रत्यक्षीकरण में। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है वो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण में मतलब ज्ञान की जो पहली सीढ़ी होती है वो आपकी कहलाती है संवेदना। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है, तो वो पहली सीढ़ी संवेदना होती है। और ज्ञान की जो सेकेंड नंबर की सीढ़ी होती है वो आपकी होती है प्रत्यक्षीकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संवेदना क्या है, मुझे तो संवेदना ही नहीं पता है। तो संवेदना होती है कि जब आपकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जैसे आपकी 5 सेंस इंद्रिया है ना, ज्ञान इंद्रिया जिसे आप कहते हैं, तो उन ज्ञान इंद्रियों के जो हमें पहला अनुभव होता है, जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ आपने रखा है, अचानक से उस पर कुछ गिर जाए तो आपको जो पहला एहसास होता है वही आपकी संवेदना कहलाती है। ठीक है, और इसी संवेदना के बारे में जब हम मतलब एक्टिव होकर के चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, वो आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। मैं आपको विजुअल इजी वे में समझा रही हूँ। जैसे आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गुलाब देखा होगा, आपकी पहली नज़र जो है वो गुलाब पर पड़ी और आप गुलाब के बारे में जो है आपने जाना। ठीक है, वो आपकी संवेदना है। ठीक है, संवेदना कई प्रकार की होती है। दृष्ट संवेदना होगी, श्रवण संवेदना होगी। तो दृष्ट संवेदना का उपयोग करके आपने गुलाब को देखा, ये आपका पहला है, ये आपकी संवेदना है। गुलाब को देखना, अपनी दृष्टि से गुलाब को देखना आपकी संवेदना है। अब गुलाब को आपने देखा, संवेदना आपने ग्रहण मतलब एक संवेदना आपको मिली और उस संवेदना उसके आपका जो पूर्व अनुभव था, संवेदना में जब आप अपने पूर्व अनुभव को जोड़ देते हैं और गुलाब के बारे में आप कुछ बेहतर जानते हैं। ठीक है, उसके रंग के बारे में जानते हैं, कैसे इसको लगाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अलग अलग गुलाब के रंग मतलब अलग अलग गुलाब भी होता है, अलग अलग कलर के गुलाब होते हैं, उसके बारे में आपने जाना। तो जब आप चेतन रूप से संवेदना के बारे में आपको जो संवेदना मिली है उसके बारे में आप चेतन रूप से जानकारियों को ग्रहण करते हैं या कुछ चीज़ों को सीखते हैं, वही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको एक बात पढ़ करके समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको PDF पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रत्यक्षीकरण एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया कहाँ से होगी? मानसिक से होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके संवेग से या आपके जो है आपके शारीरिक विकास से प्रत्यक्षीकरण जुड़ा है, नहीं, मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और मनोविज्ञान में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार एक मानसिक प्रक्रियाओं का सही अध्ययन प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर करता है। प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संवेदना की प्रक्रिया से प्रारंभ होती है, मतलब पहले संवेदना होगी तभी प्रत्यक्षीकरण होगा और किसी व्यवहार करने की क्रिया के पहले तक होती है। अतः प्रत्यक्षीकरण की जो क्रिया है संवेदना तक व्यवहार करने की प्रक्रिया के बीच की एक प्रक्रिया है कि जैसे आपको संवेदना मिली और उस संवेदना के बारे में आपने जो जानकारियाँ एकत्रित करके प्रत्यक्षीकरण तक पहुँचा, तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बीच की जो पूरी प्रोसेस होती है वो आपकी कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। जो भी वातावरण में उपस्थित उद्दीपक है उसके बारे में हम जानते हैं और उससे संबंधित ज्ञान को जो संगठित करते हैं वही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है।
कुछ और परिभाषाएं हैं वो आप पढ़िएगा इसमें प्रत्यक्षीकरण की। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो विशेषता आप पढ़ लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। उद्दीपक क्या होता है कि आपके सामने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है जिसके बारे में आप संवेदना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ है ही नहीं तो फिर क्या ही संवेदना लेंगे ना, तो क्या ही हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे। तो जब हम कुछ चीज़ देखेंगे या कुछ चीज़ हम सूंघेंगे या कुछ चीज़ हम सुनेंगे तभी तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यही कहा गया है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए सबसे पहले संवेदना होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे तो प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। देखिए, उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव का मतलब होता है कि जिस समय आप उद्दीपक को देख रहे हैं उसी समय जब आप उसके बारे में ज्ञान ले लेते हैं वही आपका प्रत्यक्षीकरण होता है ना। तो ठीक, उद्दीपक का तात्कालिक जो अनुभव है वो होना आवश्यक होता है आपके प्रत्यक्षीकरण में। अगला है प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बता ही दिया कि मस्तिष्क के द्वारा ये सारी संवेदना जो है हम प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क जो होता है उसके माध्यम से हम ये जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और सक्रिय मानसिक प्रक्रिया जो आपकी होती है वो ये प्रत्यक्षीकरण आपकी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया। वही बात है, आप मानसिक प्रक्रिया कहिए, संवेदनात्मक प्रक्रिया कहिए, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है जिसके द्वारा हमें उद्दीपक के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे जब हमें उद्दीपक के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं समझते हैं उसकी व्याख्या करते हैं वो सब हमारे संज्ञान से होती है। तो प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक को संगठित किया जाता है। जैसे आप कोई भी उद्दीपक देख रहे हैं, जैसे आपने गुलाब के बारे में देखा तो उस गुलाब के बारे में आप सूचनाओं को संगठित करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की सूचनाएं उसके बारे में आप जो संगठित करते हैं, तो यही कहा गया है कि प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, उद्दीपक का संगठीकरण होता है। अब ये कुछ कारक हैं। ठीक है, आप इसको कारक को पढ़िएगा कि प्रत्यक्षीकरण को क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार कारक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने से एक बार कारक जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत ईजी है, लिखा गया है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अगला है मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मेमोरी जो आपकी मतलब स्मृति होती है वो क्या होती है, जिसे आप याद करना भी कहते हैं, तो वो हम समझेंगे। और टाइप क्या होता है, क्या उसकी क्या स्टोरेज होती है मेमोरी को चिल्ड्रन में बढ़ाने की। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम मेमोरी जानते हैं, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही होती है आपकी। ये जो मतलब इसका तात्पर्य जो पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में रखना है। ठीक है, मतलब आपने जो पहले अभी तक अनुभव लिया है या आपने अभी तक जो पहले पढ़ा है उसको मस्तिष्क में स्थान देना, मस्तिष्क में रखना ही आपका कहलाता है स्मृति। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पक्ष। स्मृति के धनात्मक पक्ष से उनका तात्पर्य होता है कि जो पूर्व अनुभव हैं, पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से है, तथा ऋणात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है उन अनुभूतियों को याद करने की अक्षमता से है। देखिए, दो प्रकार के इन्होंने बताया कि एक धनात्मक पक्ष होता है स्मृति का, एक ऋणात्मक पक्ष होता है। धनात्मक पक्ष होता है कि आपने जो पढ़ा वो आपके माइंड में फिट है, याद है, और ऋणात्मक पक्ष होता है कि आपने जो याद किया या आपने जो पढ़ा है वो आपको भूल गया है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दो पक्ष होते हैं इसके। अब अगर हम बात करते हैं मतलब स्मृति की तीन अवस्थाएं भी होती हैं। पहला होता है संकेत, जिसे आप इनकोडिंग कहते हैं, मतलब कोई भी सूचना जिसे आप याद रखते हैं किसी या कोई भी संकेत के रूप में जो आपको सूचना मिलती है और उसका उस संकेत रूपी सूचना का आप जो है संचयन कर रहे हैं, अपने माइंड में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप उसको पुनः प्राप्त करते हैं। ये स्मृति की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्मृति की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है संकेत, जिसे आप इनकोडिंग कहते हैं। दूसरा है संचयन, ठीक है, जिसे आप स्टोर कहते हैं। और तीसरा है रिट्रीव, मतलब पुनः जो प्राप्त किया जाता है। तो संकेत का मतलब है जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा या आपने कुछ भी पढ़ा कहीं पे, तो वो एक संकेत के रूप में है और उसको आपने पढ़ करके अपने दिमाग में स्टोर किया, उसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की और ज़रूरत पड़ने पर उन जानकारियों को पुनः प्राप्त किया। यही आपकी स्मृति के तीन अवस्थाएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्मृति के प्रकार कितने होते हैं, तो स्मृति के तीन प्रकार होते हैं। पहला होती है आपकी संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति का मतलब होता है जब आप इस सूचनाएं जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप सूचना प्राप्त करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी संवेदी स्मृति कहलाती है। और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए ही आपके माइंड में रहती है। जितना जल्दी इससे हम मतलब जानकारी
जानकारियाँ एकत्रित करते हैं उतना ही जल्दी ये हमको भूल भी जाता है। ठीक है, ये आपकी कहलाती है संवेदी स्मृति। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक बार देखते हैं हमें याद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हमारे माइंड से जो है स्क्रिप कर जाता है। ठीक है, तो वो हमें याद नहीं रहता। तो इस तरह की जो स्मृति रहती है वो हमारी संवेदी स्मृति कहती है। जो सबसे पहला हम इसमें अपने माइंड में जो सबसे पहली स्मृति होती है वो हमारी संवेदी स्मृति ही होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, आपको इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको लघु स्मृति, जैसे स्मृति के 3 प्रकार आपको जानने हैं। एक संवेदी स्मृति होती है, एक लघु स्मृति होती है, एक दीर्घकालीन स्मृति होती है। तो आपको इन तीनों स्मृतियों के नाम और इन तीनों स्मृतियों में क्या क्या होता है, कितने समय तक सूचनाएं स्टोर रहती हैं, और वो आपको जान लेना है। ठीक है, लघु स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति भी कहा है। ठीक है, इसके और भी नाम होते हैं, मतलब लघु स्मृति के और भी नाम है। जैसे लघु स्मृति को हम प्राथमिक स्मृति कहते हैं। आपसे पूछेगा कि लघु स्मृति को प्राथमिक स्मृति किसने कहा था, तो विलियम जेम्स ने इसको प्राथमिक स्मृति कहा था। और इसका एक और नाम होता है, वो है आपका कार्यकालिक स्मृति। ठीक है, जो कार्यकालिक स्मृति होती है वो भी आपकी यही लघु स्मृति ही होती है। तो एग्जाम में चाहे आपसे प्राथमिक स्मृति पूछे, चाहे आपसे कार्यकालिक स्मृति पूछे, चाहे आपको लघु स्मृति पूछे, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि तीनों ही लघु स्मृति ही है। ठीक है, ये स्मृति की दूसरी नंबर की विशेषता मतलब होती है। जैसे पहली विशेषता स्मृति की आपकी संवेदी स्मृति होती है, दूसरी आपकी होती है लघु स्मृति। और इसमें जैसे संवेदी स्मृति में 1 से 2 सेकंड तक स्टोर रहता है कोई भी जानकारी, और लघु स्मृति में 20 से 30 सेकंड तक जो है इसको धारण रख सकते हैं। मतलब 20 से 30 सेकंड तक हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। इसके विषय की व्यक्ति 1 या 2 प्रयासों में सीखा हुआ होता है, यानी इसमें सीखने की मात्रा जो है वो कम होती है। जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति का मोबाइल नंबर से बात करने पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर न याद कर पाना। ठीक है, इसमें जो सूचनाएँ होती हैं वो जो है संवेदी स्मृति से थोड़ी ज़्यादा जो है वो स्टोर हो जाती हैं। अगला है आपका चलन स्मृति। चलन स्मृति को ही हम दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं। ये लघु मतलब नहीं, ये दीर्घकालीन स्मृति नहीं होती है। चलन स्मृति मतलब ये जैसे लघुकालिक स्मृति होती है बस वैसे ही स्मृति होती है। इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस स्मृति का प्रतिपादक जो था वो बेडेली ने द्वारा किया गया था। ठीक है, इस स्मृति की समझ 20 से 30 सेकंड की होती है तथा इस स्मृति में जो होता है 20 से 30 सेकंड तक संचित कई सूचनाओं को साथ साथ उसे संसाधित प्रोसेसिंग भी किया जाता है। ठीक है, चलन स्मृति इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें सूचनाओं को, जैसे जिस तरह की लघु स्मृति होती है कि उसमें सूचनाओं को हम स्टोर करते हैं सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए, इसमें उसमें प्रोसेसिंग भी जो है साथ साथ की जाती है। अतः चलन स्मृति में सूचनाओं की चलन क्षमता तथा सूचनाओं को संसाधित करने की दोनों की क्षमता रहती है। ठीक है, अगला है आपका दीर्घकालीन स्मृति। तो दीर्घकालीन स्मृति को विलियम जेम्स ने इसे गौड़ स्मृति या सेकेंडरी स्मृति भी कहा था। ठीक है, तो जैसे उसको प्राथमिक स्मृति और इसको गौड़ स्मृति भी कहते हैं। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक याद किए रहता है तथा अधिक से अधिक बहुत दिनों तक इसमें याद रख सकता है। ठीक, कम से कम 30 सेकंड तक और अधिक से अधिक जो है बहुत समय तक याद कर सकता है। इसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती है, मतलब इसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपने कोई भी चीज़ सीखी है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके लघु स्मृति में है, अगर आप उसे दीर्घ स्मृति में लाना चाह रहे हैं तो आपको बार बार जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के माध्यम से, जैसे आपने किसी का फ़ोन नंबर देखा था तो एक बार आपको 2-3 सेकंड के लिए, 20-30 सेकंड के लिए आपको वो फ़ोन नंबर याद रहता है। ठीक है, लेकिन बाद में वो आपको भूल जाता है। लेकिन जब आप उसे बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार उसको देखेंगे तो वो आपके जो दीर्घकालिक स्मृति है उसमें चली जाएगी। एक बात और आप यहाँ याद रखिएगा, आपको एक फुल फॉर्म भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है ले शॉर्ट टर्म मेमोरी या SLT कहते हैं, STM कहते हैं इसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, STM। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछते हैं STM का पूरा नाम क्या है तो आपको बताना है शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ऐसे ही आपको पूछते हैं अगर दीर्घकालीन स्मृति की कि इसका पूरा नाम क्या होता है तो इसको LTM कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ही ना, हिंदी और इंग्लिश का ही सिर्फ फेर है इसमें। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन वो आपसे इंग्लिश में ही तो पूछेंगे कि LTM का मतलब बताओ, तो आपको याद रखना है कि LTM का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपको इसमें अगर और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। तो स्मृति को बढ़ाने की कुछ विधियाँ हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। किसी वर्ग या कक्षा में शिक्षक के सामने यह समस्या रहती है कि वे छात्रों की धारणा शक्ति को कैसे उत्पन्न करें, कैसे बच्चे को चीज़ें मेमोराइज करवाई जाएँ, कैसे याद करवाई जाएँ ताकि उनकी स्मृति अच्छी हो सके। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने कई कार्य किए हैं। उनमें से एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति परीक्षण के उन्नत के संदर्भ में निम्नलिखित प्रयोग किए। उनमें 2 तरह के प्रयोग, मतलब 2 समूहों को
लिया है, एक प्रयोगात्मक समूह, एक नियंत्रित समूह। ठीक है, इन दोनों समूहों को जो है वुड्रो ने शुरू में एक साथ प्रशिक्षण दिया था। यदि किसी विषय वस्तु को 3 घंटे तक सिखाया, उसके बाद उन्होंने एक प्रशिक्षण किया और देखा कि सभी मतलब लगभग सभी के परिणाम समान थे। बाद में उन्होंने प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह को अलग अलग करके परीक्षण दिया। नियंत्रित समूह को पहले की तरह प्रशिक्षण दिया, लेकिन प्रयोगात्मक समूह को 7 प्रकार से उसी विषय वस्तु को पढ़ाया। फिर दोनों समूहों को अलग अलग टेस्ट दिया तो उनके परिणामों को अंतर देखा। परिणामों को अंतर देखने पर पता चला कि प्रयोगात्मक समूह में लगभग 36% की वृद्धि पाई गई तथा नियंत्रित समूह में यह परिणाम 4.5% रहा है। उसके द्वारा दिए गए 7 प्रकार जो है निम्नलिखित है। जैसे बात करते हैं पूर्ण विधि और विराम विधि से उन्होंने सिखाया। सीखते समय अपने आप को जांचते रहना चाहिए, अर्थात उसकी धारणा की जांच करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पूर्ण और विराम दोनों विधियों से सीखना चाहिए और बार बार जो है जो अपना टेस्ट लेना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं। विषय वस्तु के सादृश्य अंशों को संगठित करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जैसे कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो भी आपको कॉमन फैक्टर लग रहे हैं उसको आपको लिखना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज़ें कॉमन है। विषय को उसका अर्थ समझकर मतलब सीखना चाहिए। सीखते समय मानसिक सतर्कता तथा एकाग्रता जो है वो बनाए रखनी चाहिए और अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और गौड़ सहचर का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप जो है स्मृति को बढ़ा सकते हैं और बहुत अधिक सीखना मतलब बार बार आपको उस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके माध्यम से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। किसी भी प्रकार की जो मतलब बाधा है उसको कम करना चाहिए। जैसे आप सीख रहे हैं कोई भी चीज़, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें याद हो जाए हमें, तो आपको जो है जो मिनिमम मतलब चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट डाउन करना चाहिए, फिर उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और किसी प्रकार का जैसे कोई बाधा आ रही है, जैसे आप पढ़ रहे हैं याद करना चाह रहे हैं और साउंड बज रहा है तो आपको उस बाधा को कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं, आप इसको पढ़िएगा और ये इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं 4.4 की, जिसमें हमें इंटेलिजेंट के बारे में पढ़ना है। और इंटेलिजेंट में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। आपको बुद्धि पढ़ना है, बुद्धि के प्रकार पढ़ने हैं और उसके बाद बुद्धि का एक जो सूत्र आता है आपको मापने का, वो आपको पढ़ना है और हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सिद्धांत पढ़ना है। तो ये आपका पूरा है कि आपको बुद्धि के बारे में जानना क्या क्या है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ बुद्धि क्या है। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसको हम दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में जो है वो प्रयोग करते हैं। और बुद्धि की जो परिभाषा वो सबसे पहले बोरिंग ने दी थी। बुद्धि परीक्षण जो मापता है, मतलब बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, बुद्धि क्या होती है? आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वही बुद्धि होती है। तर्क करने की जो क्षमता होती है वो बुद्धि होती है। प्रत्यक्षीकरण की सूचनाएं प्राप्त करने की जो क्षमता होगी वो बुद्धि होगी। ठीक है, बुद्धि क्या है? आप कितना सोचते समझने हैं, आपके सोचने समझने की क्या क्षमता है, वही आपकी बुद्धि है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बुद्धि की 1-2 परिभाषाएं दी गई हैं, उसको आप पढ़िएगा कि बैचलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जब आप कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं, कोई विवेक रूप से आप सोचते हैं तथा वातावरण के साथ प्रभावी रूप से समायोजन करते हैं, वही बुद्धि होती है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की, बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। ईल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त, तीसरा है आपका मूर्त बुद्धि। एक एक करके तीनों बुद्धियों के बारे में हमें पढ़ना है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि क्या होती है? इसका संबंध एक ऐसी समान मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। मतलब सामाजिक बुद्धि क्या होती है कि समाज के साथ आप अगर कोई ऐसा है, जैसे जो नेता होते हैं, नेता के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है कि वो समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छे से खुद को कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से खुद को जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो जो ये व्यवहार की कुशलता होती है, जो व्यवहार की कुशलता दिखाते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप नेता को देखेंगे तो अपनी से बोली भाषा से ही वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं तथा उनकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो अच्छी होती है। इनमें सामाजिक कौशल जो है वो अधिक पाए जाएंगे, मतलब सामाजिक जो गुण है इस व्यक्ति में अच्छा पाया जाता है। अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, मिलजुल कर रहना, अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव, आपसी संबंध बहुत अच्छा इनका होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अगला है आपका अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि विषय के बारे में चिंतन करने की क्षमता उपलब्ध कराती है, मतलब सोचने की, किसी ऐसे विषय वस्तु पर सोचने की क्षमता उपलब्ध कराती है जो सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति क्या करता है कि जो ये बुद्धि होती है इस प्रकार के, वो शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त वस्तु के सहारे चिंतन कर पाता है। मतलब ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं
कि जो है कि कोई चीज़ नहीं है उसके बारे में भी वो जानकारियाँ एकत्रित कर लेते हैं। जैसे जो पुरातत्व विभाग में है या फिर जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो जगह दे करके, ज़मीन दे करके वो चीज़ों को बता देते हैं कि हाँ यहाँ कितने स्क्वायर फीट का क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, जो लेखक होंगे, उपन्यासकार होंगे, जो पेंटर्स होते हैं, कहानीकार होते हैं, उन सब में अपनी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। जैसे जो कहानीकार होते हैं वो एक मतलब एक अगर हम कहते हैं काल्पनिक कहानी का जो है निर्माण कर देते हैं। वो कोई मान लीजिए लेखक है तो वो ये सारी चीज़ें वो कर लेता है, तो इन सब में जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त का मतलब होता है जो आपकी चीज़ें सामने हो उसके बारे में सोचना। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य होता है कि वैसी मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसके सहारे व्यक्ति किसी ठोस वस्तु के जो महत्व है उसको वो समझता है। जैसे जो आपके मतलब जो गाड़ी बनाने वाले जो होते हैं, ठीक है, इन सब में जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है, आपकी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। उसके बारे में वो सोचते हैं। जैसे कोई भी सामने, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है जो ख़राब हो गई है, तो उसको वो देख करके कहाँ पे कहाँ क्या फॉल्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें देख करके, मतलब मूर्त रूप में सामने रखी हुई चीज़ों को देख करके वो उसके बारे में अच्छे ढंग से सोच पाते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो बुद्धि होती है वो आपकी होती है, आपकी बुद्धि जो होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। और ये जो इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ही लोग जो हैं वो बनते हैं। और सामाजिक बुद्धि में आप टीचर को भी ले सकते हैं कि टीचर भी जो है उसके अंदर भी सामाजिक जो बुद्धि है वो बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो टीचर भी एक सामाजिक बुद्धि भी टीचर के अंदर भी पाई जाती है। अब बात करते हैं बुद्धिलब्धि की। ठीक है, आपको बुद्धिलब्धि में बस इतना जानना है कि आईक्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसे हम कहते हैं, मतलब आईक्यू को कहते हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बुद्धिलब्धि कहते हैं। और आपको जो इसमें याद रखना है, आपको याद रखना है कि मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु यह होती है जो मनोवैज्ञानिक बुद्धिमापन में प्रयोग करते हैं। मानसिक आयु का मतलब है कि जैसे एक बच्चा, देखिए वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों साथ में ही समझ लीजिए आप। वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु होती है कि आपकी रियल क्या एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी वर्तमान क्या आयु है, वो आपकी वास्तविक आयु होती है। और मानसिक आयु होती है कि आपकी उम्र से नहीं मतलब है, आपके के अंदर सोचने, समझने, चीज़ों को समझने की कितनी क्षमता है, वो आपकी मानसिक आयु कहलाती है। ठीक है, तो ये आयु का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना है कि आयु बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसे आप तैथिक आयु भी कहते हैं। और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम आयु को निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि ये क्या है, आयको का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है या आयको का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से जानते रहिएगा। ये जो आयको का फुल फॉर्म है, पहले ये आयको का फुल फॉर्म ऐसे नहीं था। पहले इतने को ही आयको का फुल फॉर्म माना जाता था, लेकिन बाद में टर्मन आते हैं और टर्मन ने जो है इन सभी को आयको के अंतर्गत रखा। बाद में उसे 100 से मल्टीप्लाई करके आयको का फुल फॉर्म दिया था। ठीक है, आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि बुद्धि के मापन में अगर किसी का आयको लेवल 100 मतलब 140 प्लस आता है तो उसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। आपको जनरल का याद रखना है कि 90 से 109 आता है तो वो सामान्य होगा, जैसे हम और आप हैं। अगला है 100 मतलब 120 से 139 आता है तो वो अति श्रेष्ठ में जाएगा। ठीक है, और 80 से 89 तक जाएगा तो मंद में जाएगा। आप लोगों का आईक्यू लेवल क्या हो सकता है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपको याद रखना है। आपको मंद बुद्धि का याद रखना है कि 70 से नीचे जाएंगे तो वो बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, और मतलब 70 टू मतलब 70 टू 79 रहता है तो बॉर्डर लाइन होता है। और उससे जितना नीचे जाएंगे वो मंद बुद्धि, मूक बुद्धि, मतलब मंद बुद्धि, हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये होते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे गार्डनर का सिद्धांत, मतलब बुद्धि का जो सिद्धांत है। तो हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मतलब इन्होंने बताया कि बुद्धि का कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। और हर एक प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है। स्वतंत्र रहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी के अंदर जो है संगीत की बुद्धि पाई जा रही है तो वो जो है आगे जाकर के गणित की बुद्धि गणितीय बुद्धि भी उसके अंदर पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हर एक प्रकार की बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो और सभी में अलग अलग तरह की जो बुद्धियां हैं वो पाई जाती हैं, किसी में एक से अधिक बुद्धि भी पाई जा सकती है। पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताया था, फिर धीरे धीरे ये अपनी बुद्धि, मतलब ये जो बुद्धि के प्रकार है उन्हें बढ़ोतरी किया। 1998 में इन्हें 8वां प्रकार और 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जो था वो जोड़ा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या क्या बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। शुरुआत में इन्होंने बताया कि मतलब ये कहते हैं कि बुद्धि मतलब जितने भी प्रकार की ये बुद्धियाँ बताएंगे वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जरूरी नहीं है कि सभी में समान बुद्धि, यही सारी बुद्धि
पाई जाए, और जो है किसी में एक से अधिक बुद्धि भी जो है वो पाई जा सकती है। शुरुआत में जब इनका सिद्धांत आया था तो इन्होंने उस टाइम क्या किया था, 7 प्रकार की बुद्धि को बताया था। बाद में ये इन्होंने और प्रकार की बुद्धियों को जोड़ा, जिसमें 8वीं बुद्धि को 1998 में इन्होंने जोड़ा, और 9वीं बुद्धि को इन्होंने जो है 2000 में इन्होंने जोड़ा था। अब ये इनकी 8 बुद्धियाँ क्या क्या हैं, भाषाई हैं, ठीक है, तार्किक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, सांकेतिक बुद्धि है मतलब सांगीतिक बुद्धि है, व्यक्ति आत्मन विधि है, ठीक है, मैं आपको सारी बुद्धि बताऊंगी। उसके बाद व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी बुद्धि है। भाषाई बुद्धि क्या होती है? भाषाई बुद्धि का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके अंदर भाषाओं को समझने का, शब्दावलियों का, भाषा बोध का, ठीक है, किस तरीके से सॉरी कहाँ पे किस बुद्धि का आपको प्रयोग करना है, मतलब कहाँ पे कैसा आपको जो है बोलना है, इसकी जो समझ होती है अगर किसी की व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी तो उनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। मतलब भाषा का किस तरीके से प्रयोग करना है, भाषा की शब्दावलियों का जिनको ज्ञान रहेगा, भाषा की समझ जिनके अंदर रहती है, उसे हम भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति कहेंगे। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि से तात्पर्य होता है जहाँ पे गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। जैसे आपके अंकों का ज्ञान हो, आपको मैथमेटिकल जो नॉलेज रहती है किसी जिसके अंदर ज़्यादा होती है, उसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। अगला है स्थानीय बुद्धि। मतलब स्थानिक बुद्धि मतलब होता है स्थान के चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, वो स्थानिक कल्पना शक्ति करने की जो क्षमता होती है। जैसे आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, मतलब वो जगह देख लेंगे कितने स्क्वायर फीट का है, उसके आधार पर वो बता देंगे कि जो है यहाँ पे कैसा मकान जो है वो बन सकता है, तो उनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गतिविधि का मतलब होता है जिसको शरीर पर नियंत्रण करने की, जिस चीज़ के अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा हो, उनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, डांसर्स क्या करते हैं कि उनको किस तरीके से कब अपने शरीर के किस बॉडी को हिलाना है, किसको वो कंट्रोल रखना है, उनको बहुत अच्छे से जो है नॉलेज रहती है। तो ये जो होती है उनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है संगीतिक बुद्धि। जिनके अंदर सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक रहता है या सिंगिंग बहुत अच्छी जिनकी रहती है, उनके अंदर जो है वो सांगीतिक बुद्धि पाई जाती है। मतलब लय, उतार चढ़ाव, इन सब का जिसको बहुत अच्छे से ज्ञान रहता है, उनके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी सांगीतिक बुद्धि जो है वो होती है। अगला है आपका व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने भाव एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता और उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को विकसित करने की क्षमता व सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता जिनके अंदर रहती है, उसे हम व्यक्तिगत आत्मनविद या अंतरावैयक्तिक कहते हैं। आप बहुत कंफ्यूज होंगे अंतरावैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक में, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल भी कहते हैं। इंट्रापर्सनल जब भी रहेगा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल रहता है तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है, मतलब जो है वो खुद की बुद्धि को समझना, ठीक है। जब हम मतलब खुद के संवेगों पर हमारा नियंत्रण रहता है, खुद के संवेगों को मॉनिटर करने की जो हमारी क्षमता रहेगी वो हमारी इंट्रापर्सनल रहती है। और ऐसे आप याद रख सकते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है, इंटर में जो होता है हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। इंटर के बाद क्या होता है, जब हम जाते हैं अगली पढ़ाई के लिए तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर इंटर रहेगा तो याद दिमाग में बैठा लीजिए कि इंटर के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मतलब 12th के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम अपर क्लासेस में जाते हैं, हम कॉलेज में जाने लगते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो इंटरपर्सनल का मतलब हो जाएगा जब आप दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों की संवेगों को अच्छे ढंग से समझ लें, तो वो आपका इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल होता है जब आप खुद की भावनाओं, खुद को संवेगों को समझते हैं, ठीक है। हिंदी में ये नाम होता है अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है आपका व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। मतलब इस प्रकार की बुद्धि में क्या होता है, दूसरे के व्यक्तियों के प्रेरणाओं, दूसरे की इच्छाओं, दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, उनकी मनोदशाओं तथा चित्रवृत्ति मॉनिटर करने की क्षमता। मतलब दूसरे के संवेग, दूसरे की भावनाओं को समझने की अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है तो या दूसरे व्यक्तियों को समझने की जो क्षमता होती है वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है, ठीक है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि का मतलब है खुद अपनी भावनाओं को समझना, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आपको याद रखना है।
अगला है आपका प्रकृतिवादी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति में 1998 के संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया था, और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति के बारे में, मतलब वातावरण के बारे में, जंगलों के बारे में बहुत अधिक सूचनाएं रखते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में सूचनाएं रखे वो आपकी प्राकृतिक बुद्धि। और अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, जिसे गार्डनर ने 2000 में संशोधन करके सन 2000 में जोड़ा है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति में मानव संसार में छिपे हुए रहस्यों को, जिंदगी, मौत, मानव अनुभूति। ठीक है, जो अस्तित्ववादी हैं कि इंसान है तो क्यों है, इन सब के जो है अगर इंसान को बनाने का पर्पज क्या है, ठीक है, और क्या रहस्य हैं ज़िंदगी के, क्या रहस्य हैं, मौत क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जो आध्यात्मिक वाले होते हैं उनके अंदर अस्तित्ववादी जो बुद्धि होती है वो पाई जाती है। तो ये आपकी कुछ बुद्धियाँ थी जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। अब हम बात करेंगे 4.5 पे, मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्व होता है। अभिप्रेरणा का जो संबंध है उन कारकों से होता है जो मानव शरीर को कार्य करने हेतु जो है वो प्रेरित करता है। देखिए, जैसे आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं से आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अभिप्रेरणा का सीधा सा मतलब होता है जो आपके कार्य करने की दर को बढ़ा दे, मतलब जो आपको आगे काम करने के लिए प्रेरित करे, वही अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से व्यवहार के पीछे आंतरिक तथा बाह्य कारक उत्तरदायित्व होता है, जिनको मनोविज्ञान में प्रेरक की संज्ञा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक केवल आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन करते हैं और इसी को व्यवहार का अध्ययन जो है वो मानते हैं। इसके अनुसार जो है प्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपके घर वाले आपको कहे कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, बेटा पढ़ लो, नहीं तो शादी नहीं होगी। क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, वो आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। या आपको कोई जो है चॉकलेट ला कर दे दे कि बेटा पढ़ लो, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा, ये भी आपकी प्रेरणा है। या आपके पापा कहें कि अगर आपका डी.एड में 80% प्लस बन रहा है तो मैं आपको एक स्कूटी दिलवा दूंगी या दिलवा दूंगा, तो ये भी आपकी प्रेरणा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपके क्रिया की दर को बढ़ा दें, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करें, वो प्रेरणा होती है। इससे व्यक्ति को गतिमान करने और उसे उत्तेजित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अलग अलग टीचर्स को देखते हैं, उनके पढ़ाने के तरीकों को देखते हैं। अगर आप टीचर के बनने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हैं तो आप अलग अलग टीचर्स को देखते हैं, उनके पढ़ाने के तरीकों को देखते हैं, और उसको देख करके जो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, वही प्रेरणा होती है। अप्रेरणा के अर्थ की बात करते हैं तो अप्रेरणा का अर्थ जो है वो इंग्लिश शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिव से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, मतलब आगे बढ़ना, गतिमान करना। ये अप्रेरणा का जो है वो अर्थ होता है। अप्रेरणा का तात्पर्य उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है वो क्रियाशील करती है। और दूसरे शब्दों में कहें कि अप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अप्रेरणा ध्यान, आकर्षण या लालच की एक कला है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अब बात करेंगे सीधे अप्रेरणा के प्रकार पे। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा कि अप्रेरणा की क्या परिभाषा है। स्किनर कहते हैं कि अप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन जो होता है वो आपके सीखने की गति के लिए एक बहुत अच्छा जो राजमार्ग है वो होता है। तो बात करते हैं प्रेरणा के प्रकार भी। तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, एक बाह्य प्रेरणा होती है। मैं आपको इजीली वे में समझाती हूँ कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा क्या होती है। आंतरिक प्रेरणा होती है जब आप खुद से मोटिवेटेड हो किसी कार्य को करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके नहीं। जैसे जब आप खुद पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो, आप खुद 4 बजे उठ जाते हो पढ़ने के लिए कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे बहुत अच्छा तरीके से अपने जो मेरा ज्ञान है उसे पेपर में देना है, मैंने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है 1 साल में मुझे उन सब को अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आना है। जब आप खुद से मोटिवेटेड हो, किसी नंबर के लिए आप ना पढ़ रहे हो या किसी को पीछे करने के लिए जब आप ना पढ़ रहे हो, आप ज्ञान के लिए, आप मास्टरी के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी को इसलिए करता है क्योंकि उसमें अभिरुचि है तथा उस कार्य को करने के लिए उसको खुशी मिलती है। मतलब जब आप अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए कोई काम करते हैं कि मेरी इसमें रुचि है, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ूंगा, मैं मन लगा के पढ़ूंगा, मुझे किसी बाह्य चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी मतलब मुझे खुद खुशी मिलती है जो चीज़ करने से। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरी आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप बच्चों को पढ़ाइए, या ये मेरी एक मतलब मेरे अंदर की एक इच्छा थी कि मैं जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मुझे नोट्स के अभाव में पढ़ना पड़ा है,
या फिर मुझे ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी, जो कोविड का टाइम था कि मैं नहीं पढ़ पाई थी। ऑनलाइन ही मैंने बहुत सारे टीचरों से, जो यूट्यूब पे मात्र 2-4 चैनल थे, मैंने उनसे पढ़ा। तो मैंने सोचा कि अचाई बच्चों के लिए पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी चैनल जो है वो देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये प्रयास था कि कम से कम अचाई बच्चों के लिए या अचाई स्टूडेंट के लिए या जो भी कॉमन पेपर्स है उनको पढ़ने के लिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। अगर मैं पढ़ा पाऊँ तो मैं पढ़ाऊँ। आप शुरुआत में देखेंगे कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप बहुत सारी गलतियाँ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि मैम यहाँ पे गलतियाँ हैं, आप उसको सुधार करिए। और तब जा कर के मैं आप लोगों को आंतरिक रूप से मैं प्रेरित थी, मैं सीखते सीखते चली गई और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जब अंदर से आपको खुशी हो किसी काम को करने में, जो आपकी अपनी इच्छा हुआ उस काम को करने की, वो आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। और बाह्य प्रेरणा होती है कि जब घर वाले ठूस ठूस के आपको पढ़ाएं, कि मार मार के आपको रोज़ सुबह उठाएं कि बेटा उठ जा पढ़ ले, बेटा उठ जा पढ़ ले, नहीं तो पास नहीं होगा। जब कोई बाहर से आपको कोई दे, पापा आपसे कहें कि बेटा स्कूटर देंगे अगर तू पास हो जाएगा, तू हर बार फेल होता है, इस बार पास हो जा, तेरे को स्कूटर दिलवा देंगे, और आप उस स्कूटर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपका बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है, जब कोई बाहरी चीज़ आपको प्रेरित करे कार्य करने के लिए, वो आपकी बाह्य प्रेरणा। और जब कोई आंतरिक चीज़, आपके अंदर की कोई इच्छा आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे, या आपके अंदर आपके घर की स्थिति, आप अपने घर की स्थिति देखते हैं और आपको लगता है कि मैं इस स्थिति को बदल दूंगा, मैं कुछ करूंगा ताकि मैं इस स्थिति को बदल दूं, और उसके लिए जब आप पढ़ाई करते हैं या उसके लिए जो आप काम करते हैं, वो आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, लेकिन जब आप पापा के जेब से पैसा लेने के लिए, या अगर बात करते हैं कि आप जो है किसी टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए पढ़ाई करते हैं, या अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं कि किसी तरह मैं पास हो जाऊं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि किसी तरह से बस मुझे पास करवा दीजिए, मुझे बता दीजिए इंपॉर्टेंस क्या है, मैं वही पढ़ लूँ ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा निकल जाए। तो ये क्या है, उनकी बाह्य प्रेरणा है कि वो बस पास होने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बाह्य तथा आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो आंतरिक प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे पुरस्कार और दंड है। कितनी मात्रा में आपको दंड और पुरस्कार मिलता है, वो भी आपकी प्रेरणा को प्रभावित करता है। ठीक है, सफलता और असफलता है। आपको सफलता मिलेगी तो आप मोटिवेटेड होंगे, आगे पढ़ेंगे। असफल हो जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो असफलता के बाद अपनी जर्नी को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके मोटिवेशन का ही एक पार्ट होता है, उसको प्रभावित करता है। प्रतियोगिता और साहस भी आपके मोटिवेशन को प्रभावित करता है। रुचि भी, आपके इंटरेस्ट किस विषय में है, वो भी आपके प्रेरणा को प्रभावित करेगी। नवीनता, आवश्यकता और कक्षा का वातावरण, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा यहीं पे आपका 4 यूनिट कंप्लीट होता है, और मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। और बात करते हैं 5th यूनिट के, तो आपको आज शाम तक जो है वो 5th यूनिट भी मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको 5 यूनिट, मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं आपको ये 5 यूनिट करवा रही हूँ। 3rd यूनिट के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, 1-2 टॉपिक जॉब्स के हैं, वो मैं करवा दूँगी, उसकी परेशानी लिए मत होइएगा। वो इम्पॉर्टेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा ज़रूर दूँगी एक बार, कि आप पढ़ के जाएँ। ठीक है, बाकी आप चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और मेरे इस जर्नी में कि जो मेरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई की है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके विद्यालय से आपको बस एक PDF दे दिया जाता है, पढ़ाई के नाम पर एक PDF आपको पकड़ा दिया जाता है और आप उसको ही पढ़ते हैं। आपको ऊपर से और किसी भी प्रकार का कोई भी पढ़ाई आपकी कॉलेज में जाकर के नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा, ताकि मेरे इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दे सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।